नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम प्रोफेसर अभय दुबे के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। प्रोफेसर साहब, आज का विषय जैसे हर बार होता था कि सोचते थे कि ये 3-4 विषय, मुझे लगता है कि अब अपने आप ही दे दिया गया है कि विषय ये होगा। कल सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से एक ऑर्डर दिया और उससे राहुल गांधी को एक बड़ी राहत मिली, और वो राहत से ज्यादा मुझे ये लग रहा है कि वो दोनों पक्ष उसके हैं। भाजपा की बहुत सी चीजों को सुप्रीम कोर्ट ने आईना भी दिखाया है, क्योंकि कल दिन भर शाम को मैं देख रहा था, मीडिया के बहुत से लोग ये कह रहे थे कि राहुल गांधी को, भाजपा के लोग कह रहे थे, उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन उसका उसका दूसरा पक्ष यह भी कि आपको भी ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। तो अब तो ये दोनों पक्ष का था। अब वो ये है कि कौन कितना समझता है नहीं समझता है, क्योंकि पहली चीज ये कि अभी अब दूसरी एक डिबेट हो रही है कि क्या स्पीकर उनका जल्दी करेंगे कि जैसी पुरानी आदत है कि उसको टाल मटोल करेंगे। मुझे नहीं लगता है टाल मटोल करेंगे, लेकिन इस पूरे उस पर पहला आपकी टिप्पणी ले लें, फिर आगे थोड़ा कुछ मेरे प्रश्न है उससे फिर पूछते हैं आपसे। देखिए, मुझे तो लगता है कि राहुल गांधी की सांसदी जो वापस मिली है, उसके पॉलिटिकल इफेक्ट पे हम लोगों को ज्यादा चर्चा करनी चाहिए। उसका जो कानूनी पहलू है, मैं नहीं समझता कि जाती तौर पर मैं इस योग्य हूं कि उसके ऊपर ज्यादा टीका टिप्पणी करूं। थोड़ा बहुत इधर उधर से अखबारों में पढ़कर कुछ जानकारी हासिल करके उस पर बोलने लगना उचित नहीं है। वकील लोग उस पर बहुत अच्छा बोल रहे हैं और काफी अच्छी ज्ञानपूर्ण चर्चा इस सवाल के ऊपर कल मैंने सुनी है और भी आगे सुनने में आएगी। इतना जरूर समझ में आता है कि अभी ये गुजरात सत्र न्यायाधीश के पास मुकदमा लंबित है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद में, और वो इसके ऊपर मुझे लगता है कि ये इत्मीनान से वो लोग इसके ऊपर सुनवाई करेंगे और फैसला देंगे, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट इसमें आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के ऊपर काफी व्यंग्यात्मक किस्म की टिप्पणियां की हैं, और जो निचली अदालत जिसने ये फैसला दिया था उसकी तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा जाए तो वाट लगा दी है, जिसको मराठी में कहते हैं वाट लगा देना। वाट लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। तो वो अब जो भी अदालत इसके ऊपर जो भी रुख अपनाएगी, वो ठंडा करके पिएंगे। वो जल्दबाजी में अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए कोई अदालत कोई फैसला देने के लिए नहीं जा रही है, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए हो सकता है कि सेशंस कोर्ट का फैसला आने में बहुत समय लगे, और ये भी हो सकता है कि वो लोकसभा चुनाव के बाद कभी फैसला आए। तो ऐसी स्थिति भी बन सकती है। इसलिए हम लोग इसके कानूनी पहलू थोड़े दिन तक शांत पड़े रहेंगे, बशर्ते भारतीय जनता पार्टी कोई विशेष पहलकदमी लेकर कानूनी प्रक्रिया को तेज कराने की कोशिश ना करे। ये सब बातें भी हो सकती हैं। हम लोग तो राजनीति को लंबे अरसे से देखते रहे हैं, ये सब खेल कैसे होता है हम लोगों को मालूम है। अब आइए इसके राजनीतिक प्रभाव के ऊपर। कल मैंने कई जगह बहुत बोला मैं इस सवाल के ऊपर, और मुझे लगता है अभी काफी दिनों तक इसी के ऊपर चर्चा होती रहेगी। 2-3 दिन तो होगी ही चर्चा इसके ऊपर, तो हम लोग लिखेंगे पढ़ेंगे भी इसके ऊपर। देखिए, भाजपा, मैं नहीं मानता हूं कि भाजपा को ऐसा कोई मुगालता था कि सुप्रीम कोर्ट भी राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर देगा। मैं भाजपा वालों को इतना बेवकूफ नहीं मानता हूं। मेरा मानना है कि भाजपा को पूरा अंदाजा था कि सुप्रीम कोर्ट उनको रियायत दे देगा और ये इनकी सांसदी बच जाएगी। लेकिन जो भाजपा वालों पर प्रतिक्रिया हुई है वो काफी हड़बड़ाई हुई है। जब आपको पहले से अंदाजा था कि ऐसा होने वाला है, तो आपको सोच के रखना चाहिए था कि भाई इस विषय पे आपको क्या बोलना है, किस तरीके से आप अपनी प्रतिक्रिया देनी है, किस तरीके से इस समस्या को संबोधित करना है। क्योंकि गुजरात निचली अदालत के फैसले से लेकर और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बीच में बहुत सारी घटनाएं हो गई हैं, और सबसे बड़ी घटना जो है वो है भाजपा के खिलाफ एक प्री पोल अलायंस का बनना। सबसे बड़ी घटना है। तो परिस्थिति तब से लेके अब तक पूरी तरीके से बदल चुकी है। तो इस बदली हुई परिस्थिति में ये वैसी हालत है जैसे हम लोगों को खबर मिल जाए कि भूकंप आने वाला है, तो हम लोग सोचने लगेंगे भाई भूकंप आने, बड़ी बेचैनी और चिंता होगी, भूकंप आने वाला है, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, हम दौड़ के यहाँ छिप जाएंगे, हम इस प्रकार का बचाव करेंगे। लेकिन जब वास्तव में भूकंप आ जाता है उस वक्त की प्रतिक्रिया बिल्कुल भिन्न होती है। कभी कभी सारी योजनाएं आपकी धरी रह जाती हैं। भाजपा के ऊपर इसी तरह की प्रतिक्रिया हुई है। भाजपा प्रवक्ताओं का जो तरीका था कल, उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि अपना बचाव किस तरीके से करें। कोर्ट ने कोई भाजपा के ऊपर टिप्पणी नहीं की है, कोर्ट ने कोई सरकार के ऊपर टिप्पणी नहीं की है। कोर्ट ने टिप्पणी राहुल गांधी के ऊपर की है, राहुल गांधी को हैसियत दी है कोर्ट ने, तो हाई कोर्ट पर टिप्पणी की है, कोर्ट ने लोअर कोर्ट के ऊपर टिप्पणी की है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि ये घटना देखने में भले ही छोटी लगे, और ये कहा जा सकता है कि अभी वो दोष मुक्त नहीं हुए हैं, कहा भी जाना चाहिए कि अभी दोष मुक्त नहीं हुए हैं,
लेकिन इस घटना का राजनीतिक प्रभाव बहुत जबरदस्त है। जो पूरा का पूरा विपक्ष की एकता के इंडिया बनने के कारण जो ग्राफ ऊपर जा रहा है, मैं समझता हूं उस एक फैसले ने उस ग्राफ को छलांग लगाकर और ऊपर कर दिया। इस वक्त सबसे ज्यादा फायदे में अगर कोई है तो कांग्रेस है, सबसे ज्यादा अगर फायदे में है तो गैर भाजपा राजनीति है, सबसे ज्यादा अगर कोई फायदे में है तो जो प्री पोल अलायंस बना है भाजपा के खिलाफ वो इस वक्त फायदे में है। तो मैं समझता हूं इसका राजनीतिक महत्व बहुत ज्यादा है। जब हाईकोर्ट जब अविश्वास प्रस्ताव की बहस पर या मणिपुर के सवाल पर राहुल गांधी संसद में बोलेंगे तो उस वक्त देखिए बहुत लोग दम साध के उनकी बात सुनेंगे। अब पिछले अदानी वाले मुद्दे पर भी दम साध के लोगों ने बात सुनी थी, लेकिन अब इस मसले के ऊपर दम साध के लोग बात, और राहुल गांधी के जाने से राहुल गांधी अपने मुद्दे को छोड़ते नहीं है। उनके अंदर बहुत सी कमियां हो सकती हैं, लेकिन एक उनके अंदर खूबी यह है कि वो फायदा हो या नुकसान हो वो अपनी बात कहते रहते हैं। तो अदानी या मोदानी वाला मसला है, मुझे उम्मीद है कि वो फिर से निकलकर सामने आएगा, जो अभी तकरीबन विपक्ष के पहलकदमी की कमी के कारण दब गया था। अब मणिपुर वाला मसला सामने आएगा, मोदानी वाला मसला सामने आएगा। एक मसला भ्रष्टाचार का सवाल है और एक मसला राजनीतिक निकम्मेपन का सवाल है। महंगाई बेरोजगारी अपनी जगह पे है। मैं एंटी इनकम्बेंसी को एक चतुर्भुज की तरह देखता हूं। इसका एक कोण महंगाई है, एक कोण बेरोजगारी है, एक कोण भ्रष्टाचार है और एक कोण निकम्मापन है। जैसे ये चारों चीजें मिलती हैं, एंटी इनकम्बेंसी का सर्कल का चतुर्भुज जो है वो पूरा हो जाता है। राहुल गांधी के आने से ये चतुर्भुज पूरा हो सकता है, क्योंकि वो राजनीति को एक इस मामले में एक नया मोड़ देने की कोशिश करेंगे और उनके पास वो क्षमता भी है, क्योंकि वो लगातार इस मुद्दे के ऊपर बोल रहे हैं। मणिपुर जब उनके खिलाफ फैसला आया था और इस बीच में मणिपुर का मसला था ही नहीं, मणिपुर का मसला तो अभी वीडियो के बाद निकल के आया है। लेकिन राहुल गांधी अकेले विपक्ष के ऐसे नेता हैं जो मणिपुर में चूड़चंद्रपुर गए थे, उनको जाने को रोका गया था, फिर भी वो गए थे वहां पर। अभी विपक्ष के सांसदों का एक दल गया है, लेकिन देखिए आप इसका भी नेतृत्व राहुल गांधी ने किया था। कोई विपक्ष का नेता वहां नहीं गया था, अकेले वहां पे गए थे वो। तो उनके आने से मणिपुर के सवाल के ऊपर भी विपक्ष को एक धार मिलेगी और अविश्वास प्रस्ताव के प्रश्न पर भी विपक्ष को धार मिलेगी और फिर से मोदानी वाला मामला निकलकर सार्वजनिक जीवन में आएगा। जी, मैं प्रो साहब एक चीज और देख रहा हूं, अगर मुझे ऐसा लगता है कुछ चीजें स्क्रिप्टेड थी। सबसे बड़ा लोकसभा में भाजपा के लिए इरिटेंट राहुल गांधी थे, और खास करके वो जब अडानी का नाम लेते थे उनको उन्होंने ऐसा किया कि वो पूरे से उसी में ना रहे। राज्यसभा में सबसे बड़ा इरिटेंट इनके लिए संजय सिंह थे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। संजय सिंह वैसे हायरकी में थोड़े मतलब उतने वरिष्ठ नहीं है, लेकिन सरकार के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द, अगर मतलब सरकार से पूछा है सबसे बड़ा सिरदर्द उन्होंने पूरे सेशन के लिए। मैं उस दिन देख रहा था, संजय सिंह ने ऐसी कोई ना बदतमीजी का वाक्य बोला था ना, वो बहुत से लोग घर में आते हैं, बहुत से लोग नहीं मानते हैं बात, आप उसको पूरे, और जिस तरह से प्रॉम्प्ट करके धनखड़ साहब ने कि नहीं उसको मोशन लाइए, धनखड़ साहब ने इंसिस्ट किया कि मोशन लाइए। तो ये लोग कंफर्टेबल थे कि हमने राज्यसभा भी ठीक कर ली है, लोकसभा भी ठीक कर ली है। लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी जी को कांग्रेस क्यों बोलने देती है मालूम नहीं, वो इतना खराब बोलते हैं। एक तो मौका रहता है उस समय। मैं इसलिए ये बात आपसे कह रहा हूं, और भी कुछ चीजें स्क्रिप्टेड हैं। पुणेश मोदी का जैसे लाना, फिर निलंबन जैसे हुआ, फिर ये एक पर्टिकुलर वो दिखाता है माइंडसेट। अगर आपको याद हो कि चिदम्बरम को मैं अगर 100 दिन था तो मैं चिदम्बरम को 101 दिन जेल में रखूंगा, राहुल गांधी आ गए तो इनका घर भी ले लूंगा। ये माइंडसेट बिल्कुल वो गुजरात मॉडल वाला है। अब मुझे ये लगता है कि जो डायरेक्टर साहब हैं, जो सब डायरेक्शन देते हैं कि तुम ये करो तुम ये करो, उन्हीं के पुराने वकील साहब भी अब जज बन गए हैं। उन डायरेक्टर साहब का थोड़ा कमी आई है। उनके लोगों को लगेगा कि क्या डायरेक्टर, ये तो अब पिक्चरें फ्लॉप हो रही हैं डायरेक्टर साहब की। तो बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है 2 लोगों का, मोदी जी और शाह साहब का, वो भी थोड़ा बैकफुट पे आएगा कि नहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का मॉडल क्या है और उसकी बुनियादी प्रवृत्तियां क्या हैं, उनको हम लोगों को समझ लेना चाहिए, ताकि हम लोगों को बाद में उनके ऊपर चर्चा करने से आसानी हो। कांग्रेस का भी एक राजनीति का मॉडल था, पहले उस पर 2 बातें कर लें। तो कांग्रेस के राजनीति के मॉडल में एक तरह की एरोगेंस थी, एक तरह की हेकड़ी थी कि भाई सत्ता केवल हमारे पास आती है घूम फिर के, भले ही अब एक आध चुनाव हार जाएं, और सरकार भी हम ही चला सकते हैं। आपको ध्यान होगा मणिशंकर अय्यर ने इसकी बड़ी अच्छी अभिव्यक्ति की थी एक जमाने में, जब 2014 का चुनाव हो रहा था तो मणिशंकर अय्यर ने एक बयान में कहा था
कि ये हो सकता, मुझे लगता है कि हम ये चुनाव हार जाएंगे, लेकिन इससे क्या होगा? सरकार तो, देश तो हम ही चला सकते हैं, आना तो फिर हमें ही होगा। तो वो ये जो हेकड़ी थी कांग्रेस के अंदर है मौजूद, ये कांग्रेस का मॉडल के मर्म में है। भाजपा के मॉडल के मर्म में क्या है? भाजपा के मॉडल के मर्म में आजकल कुछ हेकड़ी दिखती है, लेकिन मुख्य तौर पर भाजपा का मॉडल शत्रु भाव से राजनीति करने का है। जी। दूसरा भाजपा के मॉडल का मर्म यह है, दूसरे नंबर पर मर्म यह है कि हम किसी को कोई गुंजाइश नहीं देंगे, हम कोई किसी को हाथ पैर हिलाने की गुंजाइश, एल्बो रूम नहीं देने की देंगे हम किसी की। हम चप्पे चप्पे पे कब्जा कर लेंगे, इंच इंच पे कब्जा कर लेंगे, और कब्जा अपना छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पर। तो ये जो इन भाजपा की राजनीति करने के मॉडल के ये दो जो पहलू हैं, ये पहलू इस पूरे प्रकरण में साफ तौर पर दिखाई पड़ते हैं कि हम 24 घंटे के अंदर या उससे भी कम समय में सांसदी ले लेंगे, उसके बाद हम घर से निकाल देंगे, और फिर हम मतलब वो हम कुछ करने ही नहीं देंगे कतई किसी किस्म का, किसी भी किस्म की मर्यादा का पालन नहीं करेंगे। जब हमारी समझ में आएगा, जब हम चाहेंगे, हमारे राजनीतिक फायदे में होगा, तो हम कानून का अक्षरशः पालन करेंगे, और जब फायदे में नहीं होगा तो हम बृजभूषण शरण सिंह को पोक्सो में मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रद्द हो जाने के बावजूद भी उनको गिरफ्तार नहीं करेंगे और इतिहास बना देंगे इस बात का। उनको पूरा मौका देंगे, महीने 2 महीने। भाई मनीष सिसोदिया की जमानत तो इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि ये बहुत प्रभावशाली आदमी है और ये बाहर निकलेंगे तो ये गवाहों को उठका देंगे, लेकिन बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी नहीं किया गया और उन्होंने गवाह को उठका ही दिया। न केवल उठका ही दिया, कर ही दिया, सामने सब लोग देख रहे हैं। गवाह को नहीं, जो मेन अभियुक्त था उसी को इफेक्ट करा दिया, जो जिसने आरोप लगाया, जो मेन विक्टिम था उसी कर दिया। तो ये जो पूरा मॉडल है राजनीति का, भाजपा वाले समझते हैं कि इस पर कोई ध्यान नहीं देगा, और मोदी जी की तथाकथित लोकप्रियता और उनकी जो सब्सिडी तंत्र है वगैरह, उसके आधार पर हम जीते आएंगे। लेकिन आज सवेरे ही मुझमेरी एक ऐसे व्यक्ति से बातचीत हुई है संयोग से, जो साधारण नागरिक हैं, इंश्योरेंस का काम करते हैं, हम लोगों का लंबे अरसे से इंश्योरेंस करते हैं, और वो जो दिल्ली के शरणार्थी पंजाबी होते हैं पुराने, वो लोग हैं जो जनसंघ जमाने से लेकर भाजपा के सपोर्टर रहे हैं, वो साफ तौर पर कह रहे थे कि मैं इस बार बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। तो मैंने कहा क्यों नहीं देंगे भाई बीजेपी को वोट, आप तो पुराने बीजेपी के समर्थक हैं। नहीं, फिर उन्होंने बहुत सारे कारण बताए कि इस वजह से मैं बीजेपी को वोट किसी कीमत पर नहीं दूंगा। उस बात से बहुत उत्साहित थे कि राहुल गांधी के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल आदमी है जी। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये भाजपा ये जो मानती है कि कोई समझ नहीं रहा है इस बात को, वो गलत मानती है। वोटर मूर्ख नहीं है, वोटर को मूर्ख समझना और वोटर को नादान समझना राजनेता की सबसे बड़ी गलती होती है। और जो राजनेता ये समझने लगता है वो गड्ढे में गिरता है, वो बच नहीं सकता। देखिए भाजपा इस बात को समझती है लेकिन फिर भी वैसा आचरण नहीं करती। केवल 3% का स्विंग जो है, केवल 3% का स्विंग, 2.5 से 3% का स्विंग जो है ना, वो भाजपा की 75 सीटें कम कर देगा। और ये स्विंग जो है, जरा से 3% का स्विंग, जरा से पता भी नहीं चलेगा कौन सा वोट चला गया इधर। मतलब उस वोट को खोजना मुश्किल होगा कौन वोट इधर जा रहा है। 3% का स्विंग कुछ खास नहीं होता है, और 5% या 6% का स्विंग हो गया तो आप समझ लीजिए कि वो फिर अपोजिशन और भाजपा दोनों ही सरकार बनाने के दावेदार हो जाएंगे, दोनों बराबरी पे आ जाएंगे। तो ये इन लोगों को बहुत मुश्किलें हो रही हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, जो मैं आपके मंच का, आपने जो मुझे मौका दिया है उसका फायदा उठा के मैं ये बात कह ही दूं कि भाजपा कर्नाटक हार गई, भाजपा हिमाचल हार गई, भाजपा दिल्ली महानगर पालिका हार गई है, और जितनी विधानसभाओं के चुनाव भाजपा ने अभी हारे हैं उन सबको मिला के भी इतना बड़ा झटका नहीं बना है जितना बड़ा झटका प्री पोल अलायंस बनने से लगा है। भाजपा खुद प्री पोल अलायंस बनाती रही है, एनडीए प्री पोल अलायंस है। 77 में जो जनता पार्टी बनी थी वो प्री पोल अलायंस थी। भाजपा जानती है प्री पोल अलायंस बनाने का फायदा क्या होता है। अब वो देख रही है कि वो फायदा उसके विरोधी उठा रहे हैं। तो सारी आज 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 मोदी जी ने एक और नया फिक्रा छोड़ा है, ये इंडिया नहीं है, घमंडिया है। बोले उन्होंने कहा है कि इंडिया, कभी वो कहते हैं इंडियन मुजाहिदीन से तुलना करते हैं, कभी कुछ, आज इंडिया नहीं घमंडिया बोले। तो ये सब जो हाथ पैर फेंके जा रहे हैं और बेचैनी प्रदर्शित की जा रही है, हड़बड़ाहट दिखाई जा रही है, ये अभी तक भाजपा की समझ में नहीं आया है कि ये जो प्री पोल अलायंस बना है, ये मैं पिछले 10 साल की राजनीति की सबसे बड़ी घटना मानता हूँ। ये जो प्री पोल अलायंस बना है,
ये कितना पोटेंट होगा, कितना ताकतवर होगा हमारे खिलाफ, ये भाजपा को लगने लगा है और उसकी मुश्किल से लग रहा है कि अगला चुनाव जीतना अब 2014 और 2019 की तरह आसान नहीं रह गया। नहीं होगा। मैं आपकी एक बात में एक बात जोड़ दूं, जो आप इंश्योरेंस वाले सज्जन की बात बता रहे हैं, हमारे और आपकी कॉमन जानने वाले मेरे क्लास फेलो हैं, तो मैं ये लिबर्टी ले रहा हूं कि उनका नाम बिना उनसे पूछे यहां ले रहा हूं। ये भी 3-4 दिन पहले एक अमन चोपड़ा जी हैं, उन्होंने अपने कोई एक टीवी शो का नाम रखा था परमानेंट इलाज, जो जब ये जो दंगे की घटनाएं। तो राहुल देव मेरे क्लास फेलो हैं, तो मैं इसलिए सार्वजनिक रूप से कहता हूं कि मैं इसलिए ये बात जी। तो राहुल देव ने उसमें उनसे ट्विटर पे भाई कहा, और फिर उन्होंने उसका जवाब दिया, और राहुल ने कहा कि भाई मुझे नहीं पता था कि मेरा प्रेम और मेरा सहयोग तुम्हें, जब मैं तुम्हें दे रहा था, जब तुम मेरे साथ, उन्होंने नहीं लिखा कि तुम मेरे जूनियर थे। वो एक्सचेंज मैंने देखा है। हाँ, तो वो पूरी बात हुई। तो मैंने राहुल देव को फोन किया, क्योंकि उससे पहले राहुल देव अपने को एक तरह से इन सबसे हटाने के लिए पूरी तरह से भारतीय भाषाओं में ही अपने को खपा दिए थे, और उससे बाहर नहीं निकलते थे, पॉलिटिकल कभी कभी बोलते थे। हमने कहा भाई तुम तो बड़ा अच्छा लगा, तुम कहने लगे आनंद पानी सर से ऊपर हो गया, अगर अब नहीं बोलेंगे तो फिर कब बोलेंगे। ये मैं ऐसे लोगों का कह रहा हूं जो गंभीर लोग हैं, जो इस तरह की हल्की बात नहीं कहते हैं, जो भाई मेरे लिए कोई कह सकता है कि मैं एक साइड ले रहा हूं। मैं आपसे एक और चीज इसी से रिलेटेड पूछ रहा हूं भाई साहब, ये नो कॉन्फिडेंस में मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन में जो मैं समझता हूं और जो मैंने पढ़ा है कि लास्ट वाला वक्तव्य विपक्ष का होता है, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस उसने पेश किया है और अल्टीमेटली वो डिफेंड करता है। आपको क्या लगता है कि लास्ट वक्तव्य विपक्ष को स्पीकर साहब मौका देंगे? क्योंकि अगर लास्ट वक्तव्य राहुल गांधी का हो जाता है तो वो मोदी जी के बोलने के बाद अब लोग कुछ कहें, लेकिन इस समय राहुल गांधी जैसा बोल रहे हैं, मोदी जी कहीं उसको मैच ही नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो मेरे ख्याल से वो तिकड़म, देखिए आमतौर भाजपा तो कोई किसी किस्म की मर्यादा मान नहीं रही है। जब संसद में विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा चुका है, उसको बहस के लिए स्वीकार कर लिया गया है, उसके बीच में वो कानून बना रहे हैं, उसके बीच में दिल्ली ऑर्डिनेंस का कानून ले आए। आप सोचिए, ये तो कभी होते देखा है आपने इस तरीके का? नहीं, वो तो कोई मर्यादा मान नहीं रहे हैं। मुझे लगता है कि वो राहुल गांधी को और विपक्ष को वो कोई तिकड़म करके पूरा मौका नहीं देंगे। वो करेंगे ऐसा कि जब बहस हो जाएगी तो उस बहस पे वो विपक्ष से कहेंगे अब भाई इस बहस अपना पक्ष, अंतिम पक्ष रख दीजिए, और अंतिम पक्ष रखने के बाद में फिर से वो सत्ता पक्ष को मौका दे देंगे अपनी बात कहने का, उसका जवाब देने का। तो लास्ट वर्ड जो है ना, वो मोदी जी के ही हिस्से में आएगा। जी नहीं, और एक और चीज साहब, ये दर्शकों के लिए मेरे लिए पहली बार था, मतलब मैं सोचा स्पीकर छोड़ के भाग जाए और स्पीकर कहे कि नहीं मैं दुखियों, मैं नहीं आऊंगा, ये मैं ना कभी सोच सकता था। भाई मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, मैं ही भाग जाऊं, है मैं नहीं आऊंगा, अरे भाई ये मेरा शो है, मैं कर रहा हूं। तो ये जो अभी ओम बिरला जी ने काम किया कि एक दिन वो इसलिए नहीं आए कि मैं बहुत दुखी हूं, और जिस तरह से उन्होंने लिखित, मतलब उन्होंने ये वक्तव्य दिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये किसी हद तक जा सकते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन को उसी समय, अब इनको लगता होगा उसी समय बहस करा लिया अच्छा था, इन्होंने अपनी कुछ दिमाग लगाया था कि 8 से 10 करेंगे। मैं बार बार, आप कहते हैं कि आप नहीं मानते, मैं समझता हूं उसके पीछे एक रणनीति है, भाजपा की एक रणनीति है चीजों को लंबा खींचने की। जिन मुद्दों पे वो फंसा हुआ महसूस करती है, चाहे वो बृजभूषण शरण सिंह वाला मसला हो, चाहे किसान आंदोलन वाला मसला हो, चाहे मणिपुर वाला मसला हो, जहां भी भाजपा फंसा हुआ महसूस करती है, वहां पर उसकी पुरानी युक्ति है कि वो उसको लंबा खींचती है जितना देर हो सके। अब वो प्रधानमंत्री फंसे हुए हैं, अब वो उनको जवाब नहीं देना चाहते हैं, तो वो कितना लंबा खींचा जाए देखा जाए। उसमें लंबा खींचने में ही उसको कहीं ना कहीं बीच में भाजपा को गुंजाइश मिलती है जिससे वो पतली गली से निकल जाना चाहती है। तो मणिपुर वाले मसले पे यही हो रहा है, विपक्ष के सवाल पर उन्होंने सोचा इसको और जितना लंबा खींचा जाए। अब बीच में राहुल गांधी वाला मसला आ गया, तो कभी कभी राजनीति पूरी तरह आपके मन के हिसाब से तो चलती नहीं है। ऐसा तो नहीं है जैसे जैसे हम चाहेंगे उसी तरह चलेगी। राजनीति की अपनी गति है, घटनाक्रम अपने तरीके से घटता है, तो वो उसमें दिक्कत हो जाती है आपको, तो उसी तरह की दिक्कत में ये फंस गए। जी, मैं एक और चीज साहब, अभी 3-4 दिन पहले दिल्ली में बड़ा आयोजन हुआ था जिसमें सतपाल मलिक साहब, प्रशांत भूषण साहब, ये सब लोग, विपक्षी पार्टियां, सिविल सोसाइटी के लोग, और वहां सतपाल मलिक साहब बार बार इस चीज को रेखांकित कर रहे हैं कि ये कुछ बड़ा करेंगे
और पहली बार उन्होंने इस बार, अब मोदी जी के, वो कहा कि 2002 में क्या हुआ था, मतलब उनकी गवर्नेंस की बात कर रहे थे, और उन्होंने यहां तक कहा कि ये सब ऐसे हैं कि चुनाव जीतने के लिए ये मंदिर पे भी हमला करवा सकते हैं या बीजेपी के किसी बड़े व्यक्ति के ऊपर भी हमला हो सकता है। तो मतलब अच्छा, दूसरा वो ये भी कह रहे हैं कि ये मुझे अगर मरवाएंगे तो वो थ्रेटनिंग भी दे रहे हैं, तो याद रखिए मेरी कौम ऐसी नहीं कि जो चुपचाप रहे, वो याद रखती है। तो ये सब लेके मतलब एक ये तो आ ही रहा है कि ये मोदी जी कुछ करेंगे, जैसे मोदी जी के भक्त लोग कह रहे हैं कि कुछ तो करेंगे, कुछ तो करेंगे। उसमें एक ये है कि पीओके में शायद फिजिकली, जो सतपाल मलिक साहब कह रहे हैं, फिजिकली घुसेंगे और फिर आ जाएंगे। तो इस तरह का कुछ एक, देखिए, ये मैं मलिक साहब जो कह रहे हैं, इन तमाम अंदेशों से मैं इनकार नहीं करता। और ये जो लोग चाहते हैं कि हमारा अगला चुनाव किसी अस्वाभाविक मुद्दे पे ना हो, किसी मतलब उग्र राष्ट्रवादी उग्रता फैलाने के मुद्दे पे चुनाव ना हो, जैसे पिछली बार बालाकोट स्ट्राइक के ऊपर हो गया था। बालाकोट स्ट्राइक ने मोदी जी को पूर्ण बहुमत पाने और पहले से ज्यादा सीटें प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। मेरे ख्याल से उसकी केंद्रीय भूमिका थी बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक ने। पुलवामा की घटना हुई, फिर वो हुआ। तो मैं सतपाल मलिक की ये जो उन्होंने कहा है, मैं समझता हूं कि ये एक तरह की पेशबंदी है कि विपक्ष को इस तरह की बातें करनी शुरू कर देनी चाहिए। सतपाल मलिक से सबक लेकर उन्हें इस तरह की बातें करनी शुरू कर देनी चाहिए कि ये सब हो सकता है, जो भी उनकी समझ में आए, भले ही वो कितना अजीब लगे। आज ऐसी बातें सुनने में अजीब लग सकती हैं, लेकिन पहले से कहना शुरू कर देना चाहिए, ताकि अगर कहीं कुछ ऐसा हो तो ये कहने का मौका, उसका कहने का मौका मिले। हम तो पहले कह ही रहे थे कि ऐसा होने वाला है, चुनाव जीतने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, प्री पोल अलायंस बनने के बाद में अब बहुत कोई असाधारण स्थिति होगी, तभी भारतीय जनता पार्टी को अपनी दम पे पूर्ण बहुमत मिलेगा। और प्री पोल अलायंस की एंकर पार्टी कांग्रेस है। कांग्रेस जानती है उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। खासतौर से मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद जो भूमिका है, उससे मुझे जरूर लगता है कि कांग्रेस को जिम्मेदारियों का एहसास है। वो जिम्मेदारियां ये हैं कि 188 सीटों पर जहां बीजेपी से सीधी टक्कर है, कांग्रेस को 75-80 सीटें जीतनी है। अगर नहीं जीती इसमें तो फिर कोई मतलब नहीं रह गया इस सब करने का। दूसरी जिम्मेदारी यह है कि 150 सीटें जहां पे अलायंस करना बहुत मुश्किल है, जैसे बंगाल में अलायंस करना बहुत मुश्किल है, दिल्ली में बहुत मुश्किल है, उत्तर प्रदेश में बहुत मुश्किल है, पंजाब में बहुत मुश्किल है। ये हो गई ना 150 सीटें भाई, दिल्ली की 7, पंजाब की 13, 20 हो गई, उत्तर प्रदेश की 80, 100 हो गई, तेलंगाना है। इस सब जगह अलायंस करना बहुत मुश्किल है। करीब 150 पौने 200 सीटों पर अलायंस कर, यहां पर कांग्रेस को ही वो भूमिका निभानी पड़ेगी जहां पर अलायंस होता हुआ दिखाई पड़ेगा। अधिकतम सीटों पर, जरूरी नहीं है 100% सीटों पर हो जाए, लेकिन ज्यादातर सीटों पर अलायंस होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये दो काम कांग्रेस को करना है। ये दो काम कांग्रेस ने अगर कर दिए, मेरा कहना है 80-90% भी कर दिए, भले 100% न कर पाए, तो समझ लीजिए उनकी चुनावी बेहतरनी पार हो जाएगी। मोदी की तमाम जीत और मोदी का चमत्कार और मोदी मैजिक वगैरह, ये सब विपक्ष के वोटों के बटने पर निर्भर है। विपक्ष के वोट जैसे ही जुड़ने शुरू हुए, और वो जरूरी नहीं 100% जुड़े, 55%, 60%, 75%, जैसे ही वोट जुड़ेंगे वैसे ये मैजिक सब धरा रह जाए। भाई, जो प्रांतीय चुनावों में भाजपा क्यों हारती है, मोदी मैजिक क्यों नहीं चलता? क्योंकि विपक्ष का वोट वहां पर उतना बढ़ता नहीं है, राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ जाता है, तो वो दिक्कत पैदा होती है। नहीं, आप ही ने एक टर्म लिया था बहुत पहले मेरे ही शो में, जब आपने कहा था कि जब माहौल बनता है तो स्नो बॉलिंग इफेक्ट होता है। वो बिल्कुल मतलब उसका वो अभी पूरी तरह आंख से नहीं दिख रहा है। आज सवेरे मेरी इनसे बात हुई है और वो उस तरह का स्नो बॉलिंग इफेक्ट जो है वो दिखा। अब कल वो राजीव रंजन जो है वो एक बड़ा दिलचस्प प्रोग्राम करते हैं। तो कल वो राहुल गांधी के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक दिल्ली में एक जगह बैठकर आम लोगों से बातचीत कर रहे थे। जितने लोगों से उन्होंने उसमें बातचीत की, ऐसे ही लोगों को वो रैंडम पकड़ के बातचीत करते हैं। जितने लोगों से उन्होंने बातचीत की, उसमें एक व्यक्ति को छोड़ के बाकी सब लोग कह रहे थे कि ये इस बार जो है राहुल गांधी का सितारा काफी उठेगा, कांग्रेस का सितारा काफी उठेगा, और ये काफी दिक्कत होगी इनको, मोदी को। एक तो ये भी कह रहा था कि हिंदू मुस्लिम कराने के अलावा इन लोगों को कोई काम नहीं है। तो ये आम लोग बैठे हुए हैं, पार्क में बैठे हुए हैं, घूम फिर रहे हैं, बूढ़े हैं, यंग हैं, दिल्ली में बाहर से आए हुए हैं, दिल्ली में ही पैदा हुए हैं। तो इस तरह के लोगों से जो बातचीत हुई उसमें सब बातें निकल के आने लगी हैं।
जी, मैं प्रोफेसर साहब एक अंतिम बात इसलिए पूछ के उसको, मोदी जी ने अभी इंडिया बनने के बाद ये जो पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, तो वो पार्लियामेंट में तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे ग्रुप बना के उन्होंने सोमवार से 30-40 एमपी से एनडीए की बात करनी शुरू की है। और उसमें वो 3-4 बातें प्रमुखता से कह रहे हैं। एक तो वो ये कह रहे हैं कि भाई आप लोग अपने कंस्टिट्यूंसी में जाइए, लोकल मुद्दा करिए और सरकार की उपलब्धियां गिनाइए, और खास करके आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ना मुद्दे बोलिए और ना इन बहस में पड़िए। जो यूक्रेन का युद्ध रोक दिया और हम 3 थर्ड इकोनॉमी हो जाएंगे, सब पे कह रहे हैं मत बोलिए। और यहां तक कह रहे हैं, अभी परसों जो आया कि अब राम मंदिर इशू के भरोसे मत, वही उत्तर प्रदेश के जो उनसे बोला ईस्टर्न यूपी के एमपी से, कि इसके भरोसे आपको लग रहा है मंदिर, तो क्या वो घबराए हुए हैं कि उनको इशू नहीं है इस समय उनके पास? इसमें दो बातें हैं। मैंने भी इस बात पर सोचा, अभी मोदी जी और भी मंत्री सांसदों के गुटों से बातचीत करेंगे, ये तो पहली बात जिस पे आप जिक्र कर रहे हैं। इसके पीछे 2 कारण मुझे लगते हैं। पहला कारण यह है कि उनको लगता है कि उनके सांसदों के खिलाफ लोकल एंटी इनकम्बेंसी बहुत है, तो वो उस लोकल एंटी इनकम्बेंसी, कई जगह सांसद 10-10 साल हो गया है, मतलब सांसद हैं, तो दिल्ली के कई सांसद 2-2 बार हो चुके हैं, तो लोकल एंटी इनकम्बेंसी बहुत है उनके सांसदों के खिलाफ। तो पहली बात तो चाहते हैं कि सांसदों की जिम्मेदारी है कि वो लोकल एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करें, जनता के साथ जुड़े, जनता के बीच में जाएं और उन्हें बताएं कि हमने क्या क्या काम किया है। दूसरी बात, मोदी जी को ये एहसास है कि पिछले दोनों बार जब वो प्रधानमंत्री बने, तो वो दरअसल पहली बार तो भारतीय जनता, वो कांग्रेस के खिलाफ जो गुस्सा था, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का माहौल था, तो प्रतिक्रिया में उन्हें वोट मिल गए थे। दूसरी बार इनका मानना यह है कि हमने जो काम किया था, हमने जो सब्सिडी तंत्र बनाया था, वो सब लोगों जुड़े थे, जो 20% नीचे की आबादी थी, उसको जो स्पर्श दिया था। तो दोनों बार आप देखिए, कोई राम मंदिर के मुद्दे पर नहीं जीते हैं चुनाव। मोदी जी ने राम मंदिर के मुद्दे को फोकस भी नहीं किया था। तो जो सांप्रदायिक मुद्दे थे वो एक अंतरधारा के तौर पर मौजूद रहते हैं, हिंदूवादी विमर्श मौजूद रहता है, लेकिन लोकसभा की चुनावी मुहिम में उनको प्रमुखता नहीं दी गई मोटे तौर पर। जिस तरह राज्यों के चुनाव में आखिरी दौर में आ जाते हैं, इसमें नहीं दी गई। दूसरे, पाकिस्तान विरोधी माहौल और बालाकोट स्ट्राइक से काम चल गया था, उससे काम चल गया था, तो वो हो गया था। इस बार उनको लगता है कि इस बार चूंकि हम 10 साल सत्ता में हो गए हैं, इसलिए काम का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, और दूसरे मुद्दे जो हैं उसके ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे, इसलिए उसी के ऊपर फोकस दिया जाए। तो ये उन्होंने कहना शुरू कर दिया है अभी से। तो मेरे ख्याल से भाजपा के दृष्टिकोण से अगर आप भाजपा के मुकाम पर खड़े होकर देखें, तो मोदी जी का ये अच्छा प्रयास है, मतलब वो अपने कील कांटे दुरुस्त करने का प्रयास, उनका ये अच्छा प्रयास है। जी, मैं चलते चलते मैं अपना एक और बता दूं। एक तरफ मोदी जी स्वेच्छा से लोकसभा के अंदर नहीं जा रहे हैं, राहुल गांधी को जाने नहीं दिया जा रहा। मुझे लगता है दोनों लोग एक साथ ही अब पहुंचेंगे लोकसभा। मैं एक चीज जरा समझ लूं, बस ये मतलब प्रश्न नहीं है एक आपका, मुझे ऐसा लगता है राहुल गांधी को जब निकाला गया ना, इससे अच्छा उपयोग कर नहीं सकते थे, क्योंकि पहले लोग जेल जाते तो किताब लिख लेते थे, इनको निकाला गया तो शायद ये जितना घूम घाम के लोगों से मिलना, इनसे मिलना, विदेश जाना, व्याख्यान देना, वो शायद इससे अच्छा। राहुल गांधी निकाले जाने से पहले ही सड़क की राजनीति के मूड में आ चुके थे। भारत जोड़ो यात्रा तो उसके काफी पहले शुरू हो गई थी। भारत जोड़ो यात्रा तो गुजरात चुनाव से पहले से चल रही है। तो भारत जोड़ो यात्रा में जो एकमात्र नेगेटिविटी थी वो गुजरात चुनाव की हार थी। उसको एक हद तक गुजरात चुनाव की हार हुई थी भाजपा, वो कांग्रेस की, इसमें कोई शक की बात नहीं। और उसमें जिस तरीके से कांग्रेस ने मैदान छोड़ दिया था, उससे बड़ी निराशा पैदा हुई थी गुजरात की राजनीति में भी। और हम सब लोग जो देख रहे थे उस रात, कम से कम टक्कर तो देते, कांग्रेस ने वहां टक्कर ही नहीं दी और बहुत बुरी तरीके से हारी। लेकिन बाद में हिमाचल प्रदेश की जीत ने इनको संभाला। फिर भारत जोड़ो यात्रा से जो एक माहौल पैदा हुआ, माहौल बंदी हुई, उसने उनको संभाला। उसके बाद कर्नाटक चुनाव ने कांग्रेस की उम्मीदों को बहुत बढ़ाया, कांग्रेस के ग्राफ को ऊपर करना शुरू किया। फिर जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस में जो छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर जो सिर्फ डबल अंदर की थी, तलवारें खिंची हुई थी, उन सबको संयमित किया, अनुशासित किया और सांगठनिक एकता स्थापित की। तो ये सब चीजें कांग्रेस के पक्ष में गई हैं। और उसके बाद अब राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट का फैसला मिल गया। नहीं, और वो इंडिया भी भाई साहब, मेरे हिसाब से इंडिया भी एक बहुत इंडिया जो हुआ है वो तो एक असाधारण घटना है, वो तो पहले कह चुका।
जी ये तमाम विधानसभा चुनाव जीतने से भी ज्यादा बड़ी घटना है, ज्यादा बड़ी, क्योंकि मोदी को ये पता ही, मोदी को ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा। जी। और इसमें देखिए नीतीश कुमार को भी नंबर देने पड़ेंगे। हाँ, सबसे बड़ा, नहीं सबसे बड़ा वो, नीतीश सबसे कुमार को ज्यादा नंबर नंबर, देने पड़ेंगे, इसमें सबसे सोनिया ज्यादा। गांधी को नंबर देने पड़ेंगे। जिस तरह वो निकल के आई और उन्होंने अपने गठजोड़ निर्माण के अपने तजुर्बे का इस्तेमाल किया बंगलौर में, ये सब पर राहुल गांधी को नंबर ही देने पड़ेंगे कि वो इस पूरे मसले में थोड़ा पीछे रहे। उन्होंने अपने आप को पीछे खींच लिया, उन्होंने खड़गे और सोनिया गांधी आगे रहे इसमें। जी। तो ये जिस तरह से कुशलता पूर्वक इन लोगों ने किया है, मैं कांग्रेस का कोई प्रशंसक नहीं हूं, मैं मानता हूं कि इन्होंने बहुत गलतियां की हैं और भाजपा 2 बार 10 साल से सत्ता में है, इसमें मुख्य तौर पर कांग्रेस की गलतियां हैं। कांग्रेस ने प्लेट में सजा के कांग्रेस भाजपा को सत्ता दी है, तो अब वो उसकी तमाम भरपाई कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब। और केवल वही नहीं, गलतियां नहीं की हैं, जो भी आज हम लोग देख रहे हैं उसका कहीं ना कहीं से सूत्रपात तो शुरू किया था कांग्रेस ने ही, वो चाहे अब्यूज ऑफ गवर्नर की पावर हो या इंस्टीट्यूशंस का हो, गवर्नर हो, सॉफ्ट संयुक्त का कार्ड खोलना हो, सब वही है। लेकिन उसका विभत्स रूप हम लोग देख रहे हैं। वो सब पढ़े लिखे थे, भाजपा ने उन चीजों को दुरुस्त करने की बजाय और लोकतंत्रीकरण करने की बजाय उसको सब जो विकृतियां थी, उन विकृतियों को बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ा दिया। नहीं, जैसे मैं चलते चलते मैं अपना मुझे कह दूं कि अगर कहीं ऐसा मौका आया कि जो शीर्ष नेतृत्व है उनका घर लेने की बात हुई, तो कांग्रेस के रिजीम में जब तक राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वो इस तरह से नहीं निकाला जाएगा जिस तरह से राहुल गांधी से घर छीना गया। ये विशुद्ध, कांग्रेस का मॉडल शत्रुभाव की राजनीति करना नहीं था। नहीं, ये जो जब तक आप गांधी फैमिली के पीछे न पड़ जाएं, वो अलग बात है। लेकिन बीजेपी के मॉडल की तो खास बात है कि हम किसी को कोई गुंजाइश नहीं देंगे और हम राजनीति अपने विपक्षियों को खत्म कर देंगे। हाँ, खत्म कर देंगे, शत्रु भाव से काम लेते हैं। हाँ, कांग्रेस मुक्त का नारा देना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू।